हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स की बेसिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। मेनली हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का बेसिक डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक्सेप्टेंस एंगल, प्रोपेगेशन एंगल और फ्रैक्शनल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज को डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है और ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बाद हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स कितने तरीके से की जा सकती है और ऑप्टिकल फाइबर्स में कौन कौन तरह की लॉसेस पॉसिबल होती हैं, एटेन्यूएशन क्या होता है, डिस्पर्शन क्या होता है, वी नंबर क्या होता है और ऑप्टिकल फाइबर्स के क्या पॉसिबल एप्लीकेशंस हैं। आइए देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स या फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम यूजुअली एक ऐसी टेक्नोलॉजी को रिफर करता है जिसमें इंफॉर्मेशन जैसे आपका ऑडियो सिग्नल हुआ, वीडियो सिग्नल हुआ, इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ऑप्टिकल पल्सेस के फॉर्म में भेजा जाता है। तो जिस मीडियम का हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है, ऑप्टिकल फाइबर कैरी करता है, किसी ऑप्टिकल पल्सेस को कैरी करता है, ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस। अगर नाम पर ध्यान दें, फाइबर क्या होता है, मतलब जो जो कैरी करता है इंफॉर्मेशन को, जिस मीडियम से हम ऑप्टिकल पल्सेस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसमिट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंफॉर्मेशन जैसे आपका ऑडियो सिग्नल हुआ, वीडियो सिग्नल हुआ, इसको हम लोग कई तरीके से वन प्लेस से दूसरे प्लेस में भेज सकते हैं। अगर इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल पल्सेस के फॉर्म में कोडेड है तो इसको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वायर के थ्रू भेजते हैं। वायर क्या होता है, वायर यहाँ वायर क्या होता है कि कोई मेटल का थिन स्ट्रैंड होता है, वो कंडक्टिंग होता है। ठीक है, मेटल यूजली क्या होते हैं, कंडक्टिंग होते हैं। तो थिन स्ट्रैंड ऑफ मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं, वायर। तो वायर में कैसे सिग्नल को कैरी किया जा सकता है, वायर इलेक्ट्रिकल पल्सेस के फॉर्म में जो सिग्नल कोडेड होते हैं उसको कैरी किया जा सकता है। एक दूसरा जो फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है उसको हम लोग फाइबर बोलते हैं। फाइबर क्या होता है, फाइबर जैसे वायर नाम दिया गया वैसे फाइबर क्या होता है कि वो भी एक थीन स्ट्रैंड होता है, बट ये मेटल का नहीं बना होता है। किसका बना होता है, ये इंसुलेटर या डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का बना होता है। इस तरह से वायर और फाइबर में क्या डिफरेंस है, वायर इज द थीन स्ट्रैंड ऑफ मेटल बट फाइबर इज द थीन स्ट्रैंड ऑफ इंसुलेटर और डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब वायर और फाइबर दोनों से इंफॉर्मेशन को हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट जो डिफरेंस है वो है कि वायर में जो सिग्नल को हम लोग भेजते हैं वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस के फॉर्म में भेजते हैं, जबकि ऑप्टिकल फाइबर्स में जो हम सिग्नल भेजते हैं वो ऑप्टिकल पल्सेस के फॉर्म में हम लोग भेजते हैं। तो जो ऑप्टिकल पल्सेस को जो कैरी करता है उस मीडियम को हम लोग बोलते हैं क्या, फाइबर। तो फाइबर यूजुअली यूज होता है, फाइबर ऑप्टिक्स मतलब ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज होता है। मतलब ऑप्टिकल सिग्नल्स के माध्यम से अगर हमें इंफॉर्मेशन को वन प्लेस टू अनदर प्लेस भेजना है तो यूजुअली हम लोग क्या भेजते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स वायर वायर के कंपैरिजन में ज़्यादा क्यों प्रीफर किया जाता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में जो डेटा भेजा जाता है ऑप्टिकल पल्सेस के फॉर्म में भेजा जाता है, तो इसका बैंडविड्थ जो होता है, जो डेटा को ट्रांसमिट करते हैं उसकी जो सिग्नल को जो ट्रांसमिट करते हैं उसकी बैंडविड्थ क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। और दूसरा ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ऑप्टिकल सिग्नल्स को काफ़ी फास्टर तरीके से हम लोग वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेज सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, हम में से सभी लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर्स कभी न कभी ज़रूर देखा होगा। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, ये क्या है, एक फाइबर ऑप्टिक लैंप है जो कि डेकोरेशन में यूज़ किया जाता है। ये हम में से सभी लोगों के घरों में ज़रूर होगा या कहीं न कहीं आपने शॉप में ज़रूर देखा होगा। तो जो फाइबर ऑप्टिक्स लैंप होता है उसमें क्या होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स के बंडल्स यूज़ किए जाते हैं और वो ऑप्टिकल फाइबर्स के बंडल्स को हम लोग एक लाइट सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। तो जो लाइट सोर्स क्या होता है, इस ऑप्टिकल फाइबर बंडल के जो लाइट होता है क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर का जो एक एंड है उससे इंटर करता है और
वही लाइट पल्स दूसरे एंड पे एग्जिट होता है, मतलब दूसरे एंड हमको काफी ब्राइट दिखता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो इस लाइट सोर्स से जो सिग्नल निकली वो ऑप्टिकल फाइबर के लेंथ को फॉलो करते हुए दूसरे एंड से एग्जिट होती है। ठीक है, इस तरह हम देखते हैं कि ऑप्टिकल यूजुअली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर यहाँ लाइट सोर्स है तो लाइट जो जनरेट हुई है एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए जाएगी, बट हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो लाइट जनरेट हो रही है वो स्ट्रेट पाथ को ना फॉलो करते हुए वो क्या कर रही है, ऑप्टिकल फाइबर के लेंथ के एलॉन्ग मूव कर रही है। ठीक है, जो ऑप्टिकल पल्स जो है, जो ऑप्टिकल सिग्नल है, उसका जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है कि वो ऑप्टिकल फाइबर के लेंथ के डायरेक्शन को फॉलो कर रही है। इस तरह से हम देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली क्या है, एक तरह से लाइट वेव को गाइड कर रहा है। और लाइट वेव को किधर गाइड कर रहा है, अपने लेंथ के अलोंग गाइड कर रहा है। इस तरह से हम ऑप्टिकल फाइबर को डिफाइन कर सकते हैं कि एन ऑप्टिकल फाइबर इज ए सिलिंड्रिकल वेवगाइड made of transparent dielectric material which guide light waves along its length by total internal reflection। ठीक है, तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का बना होता है और अपने लेंथ के एलॉन्ग लाइट वेव को गाइड करता है बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। तो ये तो क्लियर हो गई कि ऑप्टिकल फाइबर का जो बेसिक काम है वो है लाइट वेव को गाइड करना। और वो गाइड कैसे कर पाता है, वो इसलिए कर पाता है कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है और ऑप्टिकल फाइबर की स्ट्रक्चर क्या होता है। इंटरनल रिफ्लेक्शन डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर डिस्कस करना चाहूंगा। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किया कि ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल वेव गाइड होते हैं। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो जो सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या होगा, सर्कुलर होगा। तो यहाँ पे जो दिखाया गया है ये रीजन वो क्या है, किसी ऑप्टिकल फाइबर का एक क्रॉस सेक्शन होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें 3 कोएक्सियल रीजन होते हैं। तो जो सबसे इनर मोस्ट रीजन होता है, जैसे व्हाइट कलर से दिखाया है यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल व्यू में, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोर बोलते हैं। और कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 होता है वो सबसे ज्यादा रखा जाता है। कोर के चारों तरफ का जो रीजन उसे चारों तरफ से घेरा हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लैडिंग। मतलब कोर इज सराउंडेड बाय द क्लैडिंग। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कोर से हम लोग हमेशा कम रखते हैं। तो n1 इज हाइयर देन n2। अब क्लैडिंग के चारों तरफ जो है जो रीजन यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव शीट, एक बफर रीजन होता है। ठीक है, इस तरह से क्लियर है कि ऑप्टिकल फाइबर के 3 कोएक्सियल रीजन हो गए। पहला सबसे इनरमोस्ट रीजन हो गया कोर। कोर का डायमीटर जो होता है यूजुअली 8.5 माइक्रोमीटर से लेकर 62.5 माइक्रोमीटर के रेंज में रखा जाता है। अब कोर के चारों तरफ जो रीजन उसको घेरा हुआ होता है उसको हम लोग क्लैडिंग बोलते हैं। क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमेशा कोर से कम रखते हैं। और क्लैडिंग का जो डायमीटर होता है अब यूजुअली 125 माइक्रोमीटर के ऑर्डर का होता है। और क्लैडिंग के चारों तरफ जो आउटर मोस्ट रीजन होता है उसको हम लोग कहते हैं सीट या प्रोटेक्टिव बफर कोटिंग भी बोलते हैं। ये प्लास्टिक का कोटिंग होता है जो कि ऑप्टिकल फाइबर्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ से हमें लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑप्टिकल फाइबर के 3 कोएक्सियल रीजन होते हैं। जो इनर मोस्ट रीजन जिसे व्हाइट कलर से हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है वो होता है आपका कोर। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। कोर को चारों तरफ से जो रीजन उसको घेरा हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लैडिंग। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कोर से कम रखते हैं। और क्लैडिंग के चारों तरफ जो एक बफर रीजन यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं, वो आपका आउटर मोस्ट रीजन भी होता है, वो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव शीट। प्रोटेक्टिव शीट क्यों यूज होता है, ये आपको एक्सटर्नल डैमेज से बचाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में कोर, क्लैडिंग और प्रोटेक्टिव शीट 3 रीजन्स होते हैं। जो कोर होता है, कोर
को हम लोग इनर मोस्ट रीजन बोलते हैं। एक्चुअल में जो भी सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है वो कोर में ही होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कोर क्या है, लाइट गाइडिंग रीजन है। जबकि क्लैडिंग का काम क्या है, क्लैडिंग जो है कोर के चारों तरफ होता है। क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कोर से कम होता है, तो क्लैडिंग इस चीज को फैसिलिटेट करता है कि कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे क्या हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। ओके, इस तरह से हम देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में लाइट वेव को गाइड किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में लाइट वेव को गाइड कराने के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। अब हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल को अच्छी तरह से समझें। आइए इसे सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन को समझते हैं। सपोज कीजिए कोई एक इंटरफेस है। ओके, ये कोई आपका क्या है, इंटरफेस है। इसमें ऊपर वाला मीडियम क्या है, रेयरर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। नीचे वाला मीडियम आपका डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। अब एक यहाँ पे नॉर्मल भी ड्रा कर लीजिए। तो ये ब्लैक साइड वाला जो क्या है आपका रेयरर मीडियम है और व्हाइट साइड वाला मान लीजिए आपका डेंसर मीडियम है। अब सपोज करिए कि कोई लाइट रेज इंसिडेंट होती है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इंटरफेस पे, इस तरह से, ठीक है। तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, ठीक है। मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, आई, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा आपका, आर। तो अगर इस तरह से लाइट रेज इंसिडेंट होती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। और इस फिनोमेना में क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होता है, ठीक है। ये ऐसा तब होता है जब लाइट रेज रेयरर टू डेंसर इंटरफेस पे इंसिडेंट होती है। बट अगर इसका रिवर्स कंसीडर करें, मान लीजिए कोई ये इंटरफेस है और आपने यहाँ पे नॉर्मल भी ड्रा कर लिया है, ठीक। और अगर यहाँ पे कोई लाइट रेज डेंसर टू रेयरर इंटरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, मान लीजिए आपका एंगल आई है, तो क्या होगा, जो रिफ्रैक्टेड रेज होगी वो नॉर्मल से दूर जाएगी। पहले वाले केस में क्या था, रिफ्रैक्टेड रेज नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। पर दूसरे वाले केस में जब लाइट रेज डेंसर टू रेयरर इंटरफेस पे इंसिडेंट हो रही है तो लाइट रेज नॉर्मल से दूर चली जाती है। ओके, तो इस तरह से आगे हम देखते हैं कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है, मान लीजिए अगर लार्जर एंगल बढ़ाएं तो एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या होता है कि ये जो रिफ्रैक्टेड रेज होगी वो क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब मान लीजिए नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, n2, ऊपर वाले का क्या था, n1। और अगर हम स्नेल्स लॉ का यूज करें तो हम लोग देखते हैं कि जो आपका एंग होगा n2 साइन आई इजकल टू होगा n1 साइन आर। अब हम देख रहे हैं कि जैसे जब एंगल ऑफ आई क्या हो जा रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, थीटा एंगल, थीटा सी, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अगर आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाती है तो उस केस में हम देखते हैं आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, तो उस केस में हो जाएगा साइन आर इजकल टू 1। तो ये चीजें आ जाती हैं। तो अब क्या होता है, जो थीटा सी का जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है थीटा सी इजकल टू साइन इनवर्स n1 अपान n2, जहां n2 इज ग्रेटर देन n1। तो हम देखते हैं एक पार्टिकुलर एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टेड रेज जो है नॉर्मल से 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट होती है, नॉर्मल से 90 डिग्री बनाती है। अगर फर्दर अगर हम ये एंगल बढ़ा दें, ठीक है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हम फर्दर बढ़ा दें, मतलब थीटा सी से ज्यादा एंगल पे अगर इंसिडेंट होती है तो होता क्या है कि जो लाइट रेज पहले इंसिडेंट हो रही थी यहाँ पे इंटरफेस पे, वो उसी मीडियम में वापस हो जाती है। ये कब हो रहा है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होती है तो लाइट रेज उसी मीडियम में वापस हो जाती है। इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, अगर कोई लाइट रेज डेंसर टू रेयरर मीडियम के इंटरफेस पे इंसिडेंट करती है और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस
क्रिटिकल एंगल थीटा सी इजकल टू साइन इनवर्स n1 बाई n2 से ज्यादा है तो लाइट रेज दूसरे मीडियम में न जाके उसी मीडियम में पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी फिनोमिना को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि लाइट वेव जो है उसी मीडियम में वापस कन्फाइन रह जाती है। इसी प्रिंसिपल का यूज हम लोग ऑप्टिकल फाइबर में करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को हम लोग बेहतर तरीके से इस वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए एक कोई स्लैब है और ये डेंसर टू रेयरर इंटरफेस है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि सिग्नल मतलब एक कोई लाइट रेस को इंसिडेंट कराते हैं फ्रॉम डेंसर साइज, इस इंटरफेस में डेंसर साइज इंटरफेस कराते हैं तो देखते हैं कि पल वो क्या होती है नॉर्मल से दूर जाती है, लेकिन जैसे एक पर्टिकुलर एंगल से ज़्यादा बढ़ता है तो क्या होता है लाइट रेस उसी मीडियम में वापस चला जाता है। तो इसी फिनोमेना को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसको फिर से समझिए, देखिए अब यहाँ पे क्या है लाइट रेज जैसे इंसिडेंट होगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जैसे लाइट रेज का एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे इंक्रीज किया जा रहा है तो नॉर्मल से दूर जा रही है। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहा है तो अगेन वो नॉर्मल से दूर जा रहे हैं। पर्टिकुलर एंगल पे क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल से एक्सीड होने पर उसी मीडियम में वापस चली जाती है। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, यहाँ से इस एग्जांपल से बिल्कुल ही क्लियर है कि लाइट रेज जो पहले दूसरे मीडियम में जा रही थी, ठीक है, लेकिन एक पार्टिकुलर एंगल से ज्यादा होने, एक पार्टिकुलर एंगल पे क्या हो रहा है कि 90 डिग्री बनाएगा। अभी देखिएगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहे हैं, 90 डिग्री बनाया और जैसे ही उससे ज्यादा एक्सीड किया लाइट रेज क्या हो गई उसी मीडियम में वापस चली आई। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये कब होता है, जब लाइट रेज जो है आपका जब डेंसर मीडियम, जैसे ये मीडियम है, नीचे वाला मीडियम क्या है एक ग्लास का स्लैब है, ठीक है। तो ये डेंसर मीडियम है, ऊपर वाला क्या है एयर है, ठीक है। तो ये रेयर मीडियम है। अब लाइट रेज यहाँ जा रही है तो वापस उसी मीडियम में वापस हो जा रही है। इसी फिनोमेना को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हैं। इसे हम लोग एक और वीडियो से भी डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो दूसरा वीडियो है, ठीक है, यहाँ देखिए ये कोई वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, बाहर से जब लाइट को रेस को इंसिडेंट कराते हैं तो देखते हैं कि उसी मीडियम में वापस चली जाती है। लेकिन अगर डेंसर मीडियम से इंसिडेंट कराते हैं और उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो उसी मीडियम में वापस चली जाती है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना में क्रिटिकल एंगल के कैलकुलेशन पे दोबारा से डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए कि नीचे वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और वो आपका क्या है एक डेंसर मीडियम है, और ऊपर वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, वो आपका क्या है एक रेयर मीडियम है। अब इस केस में जब लाइट रेज इसमें इंसिडेंट होती है तो मान लीजिए ये आपका एंगल हो जाएगा θ1, एंगल ऑफ इंसिडेंट मान लीजिए θ1 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लीजिए क्या है θ2 है। तो स्नेल्स लॉ अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारा जो स्नेल्स लॉ से आता है वो आता है आपका म्यू1, एक्सप्रेशन जो आता है स्नेल्स लॉ से वो आता है म्यू1 साइन θ1 इजकल टू हो जाएगा म्यू2 साइन θ2। इसलिए साइन θ2 के लिए जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका म्यू1 अपान म्यू2 इंटू साइन θ1, ये वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर θ1 किसके बराबर हो θc के बराबर हो, एक पर्टिकुलर केस की बात करें जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तो उस केस में जब θ2 जो होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो θ2 जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 90 डिग्री हो जाती है। अगर इसकी वैल्यू को हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें मिलता है साइन θc इजकल टू म्यू2 बाई म्यू1। यही आपका क्रिटिकल एंगल का एक्सप्रेशन है। आप सपोज कर लीजिए कि जो दूसरा मीडियम है वो एयर है तो उस केस में क्या हो जाएगा म्यू2 इजकल टू 1 हो जाता है, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका साइन θc इजकल टू 1 अपॉन म्यू। इस तरह से हमारा क्रिटिकल एंगल का जो एक्सप्रेशन आया वो साइन θc इजकल टू क्या आता है म्यू2 अपॉन म्यू1, where mu1 is the refractive index of denser medium and mu2 is the refractive index of rarer medium, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है हम हमेशा n1 n2 से ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सप्रेस करें, तो हम यहाँ पे हमने म्यू1 और म्यू2 से एक्सप्रेस किया है, ठीक है।
ये देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में ऑप्टिकल सिग्नल्स कैसे प्रोपिगेट करते हैं, किस तरह से ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल का यूज करके लाइट वेव्स को गाइड करता है। इसके लिए हम लोग पहले एक डायग्राम ड्रा करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोर को ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए क्या है आपका कोर का रीजन है, ठीक है। ये कोर का रीजन हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब कोर के सराउंडिंग में क्या होता है, क्लैडिंग होती है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लैडिंग क्लैडिंग का रीजन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। कोर के सराउंडिंग में क्या होती है, क्लैडिंग। ये आपका क्या है, कोर है। ये क्या है आपका, क्लैडिंग है, ठीक। तो यहाँ आप देखते हैं, अब इसका एक्सेस भी ड्रा कर लीजिए। कोर के रीजन का एक्सेस भी हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें ये देखना है कि कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल का यूज करके हम लाइट वेव को गाइड करा सकते हैं। अब मान लीजिए कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, n1 है, और तो क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लीजिए क्या है, n2 है। तो अगर देखें तो जो एक कोर क्लैडिंग इंटरफेस है, इस पे अगर लाइट कोर के रीजन से क्लैडिंग की तरफ इंसिडेंट होती है, तो ये क्या हो रहा है कि एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के इंटरफेस पे लाइट बीम इंसिडेंट हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो क्रिटिकल एंगल का जो कंडीशन है वो होगा आपका थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स n2 अपॉन n1। n1 क्या है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n2 क्या है आपका क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो क्रिटिकल एंगल, अब क्या कोर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 क्या है आपका ज्यादा है n2 से, तो कोर क्या हो गया आपका डेंसर मीडियम हो गया, क्लैडिंग क्या हो गया आपका रेयरर मीडियम हो गया। और हम लोग जानते हैं कि जब लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम के इंटरफेस में इंसिडेंट होती है तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। थीटा इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, तभी होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं कि सपोज कर लीजिए कि आप कोई ऑप्टिकल सिग्नल मतलब लाइट रेज को इंसिडेंट कराते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। तो क्या होता है, जब भी कोई लाइट रेज इस पे इंसिडेंट होगी तो कुछ एंगल बनाएंगे। सपोज कर लीजिए थीटा 0 एंगल बनाई, तो क्या होगा इसका, ये यहाँ पे लाइट क्या हो रही है, डेंस रेयरर से डेंसर मीडियम में के इंटरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये क्या होगी, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए ये एंगल हो गया आपका क्या, थीटा 1। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लीजिए पॉइंट क्या है आपका ए, यहाँ पे रेज जो इंसिडेंट हो रही है वो कोई एंगल बना रही है, मान लीजिए क्या है वो थीटा 2, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है आपका थीटा 2 है। अगर इस पॉइंट ए पे एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा 2 स्मॉलर है, इफ थीटा 2 इज स्मॉलर देन थीटा सी, तो क्या होगा, लाइट उसी मीडियम में वापस चली जाएगी, मतलब दूसरे मीडियम में वापस चली जाएगी, मतलब क्लैडिंग के रीजन में लीक कर जाएगी। बट अगर इफ थीटा 2 इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तब क्या होगा, जब थीटा 2 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो इस रेज का क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और रेज उसी मीडियम में आपकी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, तो दूसरे ऑप्टिकल फाइबर के दूसरे कोर के दूसरे एंड पे पहुंचेगी, मतलब कोर क्लैडिंग इंटरफेस के दूसरे एंड पे पहुंचेगी। सपोज कर लीजिए पॉइंट क्या है आपका बी है, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल ड्रा करें तो देखेंगे कि एंगल थीटा 2 है, तो ये भी एंगल क्या होगा आपका थीटा 2 होगा, ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा थीटा 2 हो जाएगा। और जब ये थीटा 2 अगेन इस पॉइंट बी पे क्या है, इंसिडेंट एंगल है पॉइंट बी पे, तो अगर इसकी वैल्यू थीटा सी से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा थी तो इसलिए यहाँ पर भी क्या होगी, ज्यादा ही होगी, तो यहाँ पे भी इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और फिर ये पॉइंट सी पे पहुंचेगा, जब सी पे पहुंचेगा वहां भी एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा 2 जो होगी थीटा 2 ही होगी, और हमको पता है अगर थीटा 2 क्रिटिकल एंगल से चूंकि ज्यादा ही थी शुरू में ही, तो अगेन इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि जो रेज इंटर होती है और
कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे इंसिडेंट होते समय उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। फिर उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस से वो हर एक पॉइंट पे ऑप्टिकल को हर एक पॉइंट कोर क्लैडिंग इंटरफेस के हर एक पॉइंट पे उसी एंगल को बनाते हुए इंसिडेंट होगी। इस तरह से हर एक पॉइंट पे उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और लाइट बीम जो होती है केवल कोर के रीजन में कंफाइन हो जाती है, वो क्लैडिंग के रीजन में इंटर नहीं करती है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर जो है लाइट रेज को कंफाइन करता है विद इन कोर रीजन। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में एक टर्म यूज होता है क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपेगेशन। आइए क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपेगेशन को डिफाइन करते हैं और इसके लिए एक एक्सप्रेशन एस्टेब्लिश करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक लेआउट ड्रा करेंगे ऑप्टिकल फाइबर का। तो सबसे पहले हमने कोर रीजन को ड्रा कर लिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कोर हो गया मान लीजिए। इसके सराउंडिंग में आपका क्या होता है, क्लैडिंग होता है, तो उसको भी ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका मान लीजिए क्या हो गया, क्लैडिंग। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपका, n1 है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2 है। ठीक, अब क्या कर लीजिए, कोर सिलिंड्रिकल होता है ना, वो मतलब ऑप्टिकल फाइबर, तो इसका एक एक्सिस ड्रा कर लीजिए। ठीक है, कोर का एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब जब भी आप लाइट सिग्नल को ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इंसिडेंट कराते हैं और ऑप्टिकल रेस के फॉर्म में इंसिडेंट होती है, तो अगर इसका हम रे डायग्राम बनाएं तो ये कोर क्लाइडिंग जो जो एयर टू कोर इंटरफेस है वहां पे एक एंगल बनाते हुए, नॉर्मल से एक एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होती है। वो मान लीजिए एंगल क्या है आपका, थीटा जीरो। मान लीजिए कि कोई रेस क्या है, थीटा जीरो एंगल पे इंसिडेंट होती है, इंटर करती है, थीटा जीरो एंगल बनाते हुए इंटर करती है ऑप्टिकल फाइबर में, तो रेस क्या होगा, उसका रिफ्रैक्शन होगा। और चूंकि यहाँ रेस रेयरर टू डेंसर इंटरफेस पे इंसिडेंट हो रही है तो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी और मीडियम में आगे प्रोपेगेट करेगी और कोर क्लाइडिंग इंटरफेस पे मान लीजिए किसी पॉइंट ए पे वो मिलती है। अब कोर क्लाइडिंग इंटरफेस पे एक नॉर्मल ड्रा कर लीजिए। ठीक है, कोर के रीजन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, क्लाइडिंग के रीजन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो जो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो मान लीजिए आपका क्या है, थीटा 2 है। ओके, ये आपका थीटा 2 है। अब यहाँ पे जो ये एंगल है, जो कोर क्लाइडिंग इंटरफेस पे एट पॉइंट ए पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए क्या है, थीटा 3 है। ठीक है, तो होगा क्या, ये जो रेज है, ये मान लीजिए जो ओ ए रेज है वो कोर क्लाइडिंग इंटरफेस पे थीटा 3 एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो रही है। अगर ये थीटा 3 की वैल्यू, क्योंकि क्या है यहाँ जो ओ ए रेज है वो कोर क्लाइडिंग पे इंटरफेस पे जब इंसिडेंट हो रही है तो डेंसर टू रेयरर इंटरफेस पे इंसिडेंट हो रही है। तो अगर, चूंकि हम जानते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब राइट रेज डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम के इंटरफेस में इंसिडेंट होती है। तो यहाँ बिल्कुल वही केस हो रहा है कि लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम के इंटरफेस में इंसिडेंट हो रही है। तो अगर ये एंगल थीटा 3 की जो वैल्यू है वो क्या हो, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। ठीक है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो इसका क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मतलब थीटा 3 की वैल्यू, मतलब लाइट रेस का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब थीटा 3 की वैल्यू क्या हो, थीटा सी से ज्यादा हो। ठीक है, तो थीटा सी से मान लीजिए अगर ये ज्यादा है तो इसका क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, पॉइंट बी पे जाएगी, अगेन इस पॉइंट पे इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, फिर इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हमें क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपेगेशन डिफाइन करना है, तो सबसे पहले हम प्रोपेगेशन एंगल बताना चाहते हैं क्या होता है। तो प्रोपेगेशन एंगल क्या होता है कि कोई लाइट रेज ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, ठीक है, उसके एक्सिस से कितना एंगल बनाती है उसी को प्रोपेगेशन एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका
थीटा पी है। जो थीटा टू क्या है एक्चुअल में, वही आपका थीटा टू जो है वही आपका क्या है, प्रोपेगेशन एंगल है। ठीक है, तो प्रोपेगेशन एंगल है, तो प्रोपेगेशन एंगल की कौन सी क्रिटिकल वैल्यूज होगी जिससे कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका होता रहे, लाइट रेस कोर के रीजन में कन्फाइंड है, उसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन भी स्टेब्लिश करना है। तो हमें लगता है कि यहाँ आपको प्रोपेगेशन एंगल क्लियर हो गया। प्रोपेगेशन एंगल किसे कहते हैं कि जो भी लाइट रेस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इंसिडेंट होती है वो उसके एक्सिस से कुछ एंगल बनाते हुए प्रोपेगेट करती है, उस एंगल को हम लोग प्रोपेगेशन एंगल बोलते हैं। अब क्या है, जो ये थीटा टू है, ठीक है, थीटा टू जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोपेगेशन एंगल, तो थीटा पी की वैल्यू जो होगी उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है। जैसे कि थीटा थ्री है, तो क्रिटिकल केस में थीटा थ्री की वैल्यू क्या हो सकती है, थीटा सी होती है। मतलब थीटा थ्री की मिनिमम अलाउड वैल्यूज होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए, वो होगी थीटा सी। उस केस में जो मैक्सिमम अलाउड वैल्यूज होगी, मैक्सिमम प्रोपेगेशन एंगल की जो वैल्यूज होगी उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपेगेशन। तो थीटा पी सी मतलब क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपेगेशन जो होगा वो होगा एक्चुअल में क्या, 90 माइनस थीटा सी, क्योंकि थीटा सी क्या है, वह मिनिमम एंगल है जो कि एटलीस्ट कोई सी रेस को इंसिडेंट होना चाहिए, मतलब कोई रेज इतने एंगल पे इंसिडेंट होना चाहिए एट कोर क्लैडिंग इंटरफेस ताकि उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। तो उसके करस्पॉन्डिंग एक मैक्सिमम एक प्रोपेगेशन एंगल होगा, क्रिटिकल प्रोपेगेशन एंगल होगा, जो बताता है कि मैक्सिमम इतना एंगल बनाते हुए अगर कोई रेज ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इंसिडेंट हो रही है तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इस तरह से थीटा पीसी की वैल्यू जो क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपेगेशन हो जाएगी वो आपकी 90 माइनस थीटा सी हो जाएगी। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि थीटा सी क्या होती है, थीटा सी होती है साइन इनवर्स एन टू बाई एन वन। तो हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा सी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा पी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एन टू बाई एन वन। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा पी इज इक्वल टू हो जाएगा एन टू बाई एन वन। इस तरह से हम देखते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपेगेशन कास थीटा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एन टू बाई एन वन। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपेगेशन की जो वैल्यू हो जाएगी थीटा पी इज इक्वल टू, थीटा पी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एन टू अपान सॉरी कॉस इनवर्स एन टू अपान एन वन। ये है आपका क्रिटिकल प्रोपेगेशन एंगल के लिए एक्सप्रेशन। थीटा पीसी के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा कॉस इनवर्स एन टू अपान एन वन। क्लियर, क्लियर, ठीक है। ये क्या है, थीटा पीसी है, ये भी थीटा पीसी है। ठीक है, ये भी आपका थीटा पीसी है। मतलब क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपेगेशन, एंगल ऑफ प्रोपेगेशन क्या है, एंगल ऑफ प्रोपेगेशन, क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपेगेशन वह एंगल होता है जो कि ऑप्टिकल फाइबर के एक्सिस से बनाते हुए, ठीक है, कोई रेज इंसिडेंट होती है। अब जो थीटा पी की वैल्यू होगी वो दो हो सकती है, क्या है? ये मिनिमम कितनी हो सकती है, जीरो। अब मैक्सिमम क्रिटिकल केस में कितनी हो सकती है, 90 माइनस थीटा सी। इस तरह से अगर कोई रेज उसके एक्सिस से ऑप्टिकल फाइबर के अंदर अगर कोई ऑप्टिकल सिग्नल प्रोपेगेट कर रही है और अगर ऑप्टिकल फाइबर के एक्सिस से 0 डिग्री और 90 माइनस थीटा सी डिग्री के बीच के एंगल बनाते हुए प्रोपेगेट कर रही है तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हर एक पॉइंट पे होता रहेगा। मतलब कोर क्लाइडिंग इंटरफेस के हर एक पॉइंट पे जहां जहां वो इंसिडेंट होगी वहां पे उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इस तरह से वो बीम कन्फाइंड रहती है विद इन कोर रीजन। ठीक है, अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा, क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपेगेशन क्या है। क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपेगेशन जो है आपका ऑप्टिकल फाइबर के एक्सिस से बनाते हुए कितना मैक्सिमम एंगल पॉसिबल होगा किसी रेज के लिए ताकि उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके। ओके, इसके लिए जो वैल्यूज आती है वो कितनी आती है, cos इनवर्स n2 बाई n1। फाइबर ऑप्टिक्स में दो और टर्म होते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, वो होते हैं एक्सेप्टेंस एंगल और
एक्सेप्टेंस कोण। तो आइए एक्सेप्टेंस एंगल और एक्सेप्टेंस कोण को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि ये क्या है आपका, मान लीजिए कि ये ऑप्टिकल फाइबर है और ये आपका क्या है लॉन्चिंग एंड है, और लॉन्चिंग एंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए क्या है n0 है, और कोर के रीजन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए क्या है n1 है, और क्लाइडिंग के रीजन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n1 है। तो होता क्या है कि अगर कोई रेज लॉन्चिंग इंड से लॉन्च की जाती है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, तो रेज आपका एट पॉइंट ए पे एक एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होगी, मान लीजिए वो एंगल क्या है थीटा आई। तो जो रेज यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है, यहाँ से क्या है लाइट रेज रेयरर टू डेंसर मीडियम के इंटरफेस में इंसिडेंट हो रही है, इसलिए वो रिफ्रैक्ट होगी नॉर्मल की तरफ, मतलब नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी झुक जाएगी, और यहाँ पे मान लीजिए वो एंगल क्या है थीटा आर। अब ये एंगल थीटा आर बनाते हुए आपका पहुंचती है कोर क्लाइडिंग इंटरफेस पे एट पॉइंट बी पे, वहां पे वो एंगल जो बनाती है कोर क्लाइडिंग इंटरफेस पे जब रेज इंसिडेंट होती है तो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितनी होती है फाई होती है। अगर ये फाई क्रिटिकल एंगल की वैल्यू से ज्यादा है तो इसका क्या हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि एट पॉइंट ए पे जो एंगल्स के बीच में जो रिलेशन आएगा उसको हम लोग स्नेल्स लॉ से लिख सकते हैं साइन थीटा आई बाई साइन थीटा आर इजकल टू n1 बाई n0। n0 जो है आपका बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब हमें एक्चुअल में क्या करना है कि थीटा आई के लिए एक्सप्रेशन निकालना है कि थीटा आई की जो मैक्सिमम अलाउड वैल्यूज हो सकती है, मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यूज होगी जिसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। मतलब थीटा आई क्या है एक्सिस से बनाते हुए, मतलब जब ऑप्टिकल सिग्नल को जब हम ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लॉन्च करते हैं तो उसके एक्सिस से कुछ एंगल बनाते हुए कोई रेज इंसिडेंट होती है, तो ये एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल, उसी के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है। तो फॉर एग्जांपल हमने सपोज कर लिया कि कोई रेस थीटा आई एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, फिर वो रिफ्रैक्ट हो रही है, फिर कोर क्लाइडिंग इंटरफेस के पॉइंट बी पे पहुंचती है, वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो यहाँ पे पहले हमने मान किया सिंपली कि किसी एंगल पे वो इंसिडेंट हो रही है, तो उसका जो रिलेशन आता है वो आता है साइन थीटा आई बाई साइन थीटा आर इजकल टू n1 बाई n0। अब हम लोग जानते हैं कि जो ये रिफ्लेक्टेड रेज है थीटा आर है, वो फाई में क्या रिलेशन है, वो है आपका थीटा आर इजकल टू 90 माइनस फाई। तो साइन थीटा आर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस फाई, वो हो जाएगी आपकी कास फाई। अब इस कास फाई की वैल्यू को यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है साइन थीटा आर के जगह पे, साइन थीटा आर के जगह हमको क्या लिख देना है कास फाई। इसलिए इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा आई इजकल टू n1 बाई n0 कास फाई। अब हमारा जो इंटरेस्ट था वो ये था कि थीटा आई की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू की मैक्सिमम अलाउड वैल्यूज क्या हो सकती है जिससे कि जिस जो कि जब कोई रेज इंटर करे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, मतलब उस एंगल पे अगर लाइट रेज को लॉन्च करते हैं ऑप्टिकल फाइबर के अंदर तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। ठीक है, तो वो क्रिटिकल केस कब होगा, वो क्रिटिकल केस जो होगा वो होगी कब, जब फाई इक्वल टू क्या हो फाई सी। अगर कोई रेज मान लीजिए थीटा आई एंगल बनाते हुए रेज अगर इंसिडेंट हो रही है पॉइंट बी पे, मतलब थीटा आई एंगल बनाते हुए पॉइंट ए पे इंसिडेंट हुई, तो रेज पॉइंट बी पे फाई एंगल बना रही है, बट फाई की क्या है, फाई की वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। बट फाई की वैल्यू अगर फाई सी हो, मतलब जस्ट क्रिटिकल कंडीशन पे हो, तो फाई की वैल्यू अगर फाई सी हो तो थीटा आई की वैल्यू उस समय क्या होगी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो वही मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा आई को ही हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। तो क्रिटिकल केस में हम लोग लिख सकते हैं फाई की जगह पे फाई सी, और वहां पे जो थीटा आई मैक्सिमम की हो जाएगी। ठीक है, जब फाई की वैल्यू फाई सी हो जाएगी तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज होगी जिसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा आई मैक्स इक्वल टू n1 बाई n0 cos फाई सी। अब cos फाई सी क्या है, cos फाई फाई सी क्रिटिकल एंगल है, तो हम लोग जानते हैं क्रिटिकल एंगल के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है साइन फाई सी इक्वल टू हो जाएगा n2 बाई n1। तो cos फाई सी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस n2 स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर, उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि cos फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1। अब इस cos फाई सी की वैल्यू इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें मिलता है स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n0। ओके, अगर ये n0 हम एयर मीडियम से लॉन्च करते हैं तो n0 की वैल्यू क्या हो सकती है, 1। उस केस में हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा आई मैक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ठीक है, अब यही थीटा आई मैक्स क्या है, आपका एक्सेप्टेंस एंगल है, उसको मान लीजिए हम लोग अब थीटा 0 से डिनोट करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा 0 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो इसलिए थीटा 0 की जो वैल्यू आती हो गई साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सेप्टेंस एंगल। तो एक्सेप्टेंस एंगल के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा 0 इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो आपसे एक्सेप्टेंस एंगल क्या बताता है, इस डायग्राम से देखिए, तो एक्सेप्टेंस एंगल ये बताता है कि कोई रेज किस ऑप्टिकल फाइबर के एक्सिस से कितने मैक्सिमम एंगल तक लॉन्च की जाए कि उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, तो उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। अगर इसको 3D में ड्रा करते हैं तो क्या बनता है, एक कोण बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सेप्टेंस कोण। क्लियर? Thank you so much for watching and listening this video.